नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और केम छो। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंदनामा और मैं हूं आपके साथ आनंद सिंह। दोस्तों, आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई को दो बड़ी घटनाएं हुई। एक, दिलीप साहब नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, सुपुर्दे खाक हो गए। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है जिसने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी है वो है मंत्रिमंडल का विस्तार, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। 43 नए मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही 12 मंत्रियों से इस्तीफ़ा भी लिए गए हैं। और आप ये जानकर चकित भी होंगे कि जिन मंत्रियों से इस्तीफ़ा लिया गया है उनमें रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे हैवीवेट माने जाने वाले मंत्री हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक परफॉर्मेंस बेस पे चीज़ों को देखा था मोदी जी ने और उसके बाद इनसे इस्तीफ़ा लिया गया। खास करके रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर से तो शाम 5 बजे के बाद इस्तीफ़ा लिया गया। हो सकता है इस्तीफ़ा पहले ले लिया गया हो, लेकिन सारे समाचार माध्यमों पर ये सूचना, ये खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ 5 बजे के बाद चली है। तो मैसेज बहुत साफ है। अब इसका और विश्लेषण करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, पर चूंकि ये वीडियो आपको ऑन टाइम देना था इसलिए हमने बीच से ही कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है। अभी नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस और किरण रिजिजू, इन लोगों ने काबीना स्तर यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की शपथ ली है। अब दो बातें हैं, एक है कोरोना और दूसरा है अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव। आपके जीके के लिए बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें इकलौता पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां कांग्रेस की सरकार है। हालांकि वहां भी सिद्धू और अमरिंदर सिंह को लेकर के खींचतान चल रही है, राम जाने उसकी गति क्या बनेगी। तो इन 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। अभी जो स्थिति बन रही थी उस स्थिति को निश्चित तौर पर केंद्रीय आला कमान ने बहुत गौर से देखा होगा और ऐसा लगता है कि जब रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे हैवीवेट मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन ले लिए जाते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकने का मतलब ये हुआ कि जो डिलीवरी देने का एक सिस्टम उन्होंने बनाया था वो डिलीवरी अगर नहीं हो पा रही है तो वो इससे भी कड़े कदम उठा सकते हैं। आज इसकी एक झलक इसमें मिली। कोरोना को लेकर के राहुल गांधी शुरू से ही बहुत आक्रामक रहे और सिर्फ राहुल गांधी की ही बात क्यों की जाए, विपक्ष के जो भी नेता हैं उन्होंने मोदी जी को हिट किया, टारगेट किया। और आज जब हर्षवर्धन जी का इस्तीफ़ा ले लिया गया तो लगा कि कहीं न कहीं जो विपक्ष के नेता कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे, वो कहीं न कहीं वो बातें सत्य थी। क्योंकि कोरोना से जो मौतों का आंकड़ा है इसकी जानकारी अब तक नहीं है कि वास्तव में लोग मरे कितने हैं। सरकार 4 लाख का आंकड़ा बता रही है, लेकिन 4 लाख लोग मरे होंगे या उससे ज़्यादा मरे होंगे, इस पर एकमत नहीं है, कोई एक राय नहीं है। दूसरा, कोरोना को लेकर के जो फजीहत हुई विदेशों में, उससे मोदी सरकार का एक जो रेपो था वो कहीं न कहीं से डेंट हुआ है। गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने जिस तरीके से जलती हुई लाशों को और गंगा के किनारे रेत में गाड़ने वाले लाशों की तस्वीर 8-8 कॉलम में, 7-7 कॉलम में प्रकाशित की अपने अखबारों में फ्रंट पेज पर, उसने भारत की छवि को बहुत हद तक डेंट किया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अगले ही साल हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें,
सर्वाधिक मौतें पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद अगर कहीं पर हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर के जिस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए थे शायद नहीं उठाए गए, और इसके कारण योगी जी तलब भी किए गए थे। 2 दिन उनको दिल्ली में रुकना पड़ा था। 2 दिन में उनकी जेपी नड्डा से, अमित शाह से और प्रधानमंत्री से बातचीत भी हुई थी। तो केंद्रीय आला कमान को और ख़ास करके पीएमओ को इस बात की जानकारी है, ये फीडबैक है कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं, और यही कारण है कि पूरे मंत्रिमंडल को इस तरीके से नए सिरे से गठित किया जा रहा है, जिसको आप कह सकते हैं मोदी वर्जन 2.0, कि भाई पब्लिक में एक क्लियर कट मैसेज जाए। और ये कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट ज़रूर होना चाहिए कि जो गलतियां थी उसको सरकार ने कहीं ना कहीं जा कर के एडमिट किया है, और न सिर्फ एडमिट किया है बल्कि वो उसको रिजॉल्व करने की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ गई है। 12 मंत्रियों का इस्तीफ़ा और अपने ही सरकार के मंत्रियों का इस्तीफ़ा और हैवीवेट कैबिनेट मिनिस्टर टाइप के लोगों का इस्तीफ़ा ले लेना ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। मतलब ये इस तरह की चीज़ें हमने या तो इंदिरा गांधी के टाइम में देखी या मोदी जी के टाइम में देख रहे हैं। यहाँ ना तो मोदी जी की तारीफ़ करने का कोई इरादा है और न ही मोदी जी की आलोचना करने का कोई मंतव्य है। मकसद बड़ा साफ है कि अगर कोई डिसीजन हुआ है तो हमारा अपना एक आईक्यू लेवल है, हम उसके हिसाब से एनालाइज करते हैं। आप उससे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई बहुत सही हुई है, और जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है या जिनसे इस्तीफ़ा लिया गया है उनका परफॉर्मेंस शीट निकाल करके देख लीजिए तो हर जगह वही स्थिति बन करके चलेगी। वो 100 दिन में, क्या पुरानी कहावत है, 9 दिन में चले 2.5 कोस वाली बात है। तो अब आईटी मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, उनके मिनिस्टर रहते ट्विटर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, और आज ट्विटर वाले हंस रहे होंगे क्योंकि रविशंकर प्रसाद का इस्तीफ़ा हो गया। प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्री थे, उनको पर्यावरण मंत्रालय भी दिया गया। पर्यावरण की देश में क्या स्थिति है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के बैनर तले उन्होंने क्या काम किया, नहीं काम किया, भगवान जाने। पर जो कुछ लाभान्वित थे, अब चूँकि जावड़ेकर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जावड़ेकर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को लेकर के चलना चाहते थे वो चल पाए या नहीं चल पाए उसकी समीक्षा अब होगी। क्योंकि आप जब कुर्सी पर बैठे रहते हैं तब आपकी समीक्षा कोई नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आप कुर्सी से उतरते हैं आपकी समीक्षा सभी लोग शुरू कर देते हैं। इतना ज़रूर रहा कि जो सरकार चाहती थी वही खबरें समाचार माध्यमों में आती थी। एंटी इस्टेब्लिशमेंट खबरों को लेकर के मीडिया के बड़े वर्ग में एक उदासीनता जैसा माहौल हम लोगों ने देखा। कल मैंने इस पर एक बाकायदा वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेड लिस्ट में शामिल किया। पर जाने दीजिए, वो कल की बात थी। आज की बात ये है कि ये जो रिशफलिंग है, ये जो मोदी कैबिनेट वर्जन 2.0 है, इसमें भविष्य की कई उम्मीदें हैं, कई अच्छी चीज़ें, मुझे लगता है कई अच्छी चीज़ों को लेकर के एक प्रयास किया गया है। सरकार कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना उनका प्रथम ध्येय होता है। और चुनाव जीतने के बाद जो डिलीवरी का सिस्टम है, डिलीवरी के सिस्टम पर सबका जोर रहता है। मोदी जी का जोर थोड़ा विशेष है। मोदी जी ने उन लोगों को भी आगे किया है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हैं, अनुराग ठाकुर को शायद प्रमोट किया जा रहा है, उनको काबीना मंत्री बनाने की बात चल रही है। तो अनुराग ने एक राज्य मंत्री के तौर पर, वो निर्मला सीतारमण जी के असिस्टेंट मिनिस्टर थे, तो निर्मला सीतारमण जी ने जो किया वो किया, उस काम को उन्होंने आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो एक उनका परफॉर्मेंस था। किरण रिजिजू हैं, किरण रिजिजू ने बहुत बढ़िया काम किया, उनको काबीना मंत्री बना दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है, और ये जो एक्सरसाइज है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से 2022 के चुनाव से अपने आप को जोड़ती हैं, को रिलेट करती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 अपने आप को चुनाव के लिए तैयार रखती है, और देश में कहीं भी चुनाव होता है पार्टी पूरी फुल फ्लेज में जाकर के उस चुनाव को लड़ती है, कोशिश करती है कि जीत जाए। कभी जीत मिलती है, कभी जीत नहीं मिलती है।
तो ये जो रिशफलिंग है, ये मंत्रियों को हटा करके, पुराने मंत्रियों को हटा करके नए मंत्री लाए गए, इसके पीछे का मकसद भी बड़ा साफ है। सरकार किसी भी कीमत पर 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लूज नहीं करना चाहती है। इसके साथ ही कोरोना को लेकर के जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो मिसमैनेजमेंट है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर, निज तौर पर बहुत ज़्यादा दुखी थे। और जो आप देख रहे हैं हर्षवर्धन का इस्तीफ़ा, ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। तो ये मेरा अपना एक आकलन था। आपको मेरा आकलन अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।